बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद अरशद जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे 3.4 टॉपिक को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.4 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जी स्टूडेंट, हमने अक्सर ऑब्जर्व किया है कि बहुत से ऑब्जेक्ट सर्कुलर फॉर्म में मूव करते हैं। मिसाल के तौर पे एक हम स्टोन को लेते हैं जिसको स्ट्रिंग के एक एंड से हम अटैच करते हैं और स्ट्रिंग का दूसरा जो एंड है वो हम अपने हाथ से पकड़ लेते हैं। जब हम उसको मूव करवाएंगे, रिवॉल्व करवाएंगे, तो वो स्टोन सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू करेगा। मिसाल के तौर पे हम एक स्टोन लेते हैं। ये हमारे पास एक स्टोन है जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है और अपने हाथ की मदद से उसको हैंड की मदद से पकड़ लेते हैं और उसको जब हम रिवॉल्व करते हैं तो वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह इसकी मोशन को हम सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। तो जी स्टूडेंट, इसी के अंदर नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स। कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है तो उसको देखेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जी स्टूडेंट, जब हम स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच करते हुए हाथ की मदद से मूव करवाते हैं तो वो सर्कुलर फॉर्म में मूव करना शुरू करती है। अब देखें, ये हमारे पास जो स्टोन है जिसका मैस सपोज करते हैं m है। जब ये मूव करेगा तो ये हर पॉइंट पे इनर्शिया की वजह से ये स्ट्रेट लाइन मूव करना शुरू करेगा। मिसाल पर यहाँ पे है और ये स्टोन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा v वेलोसिटी से। तो इसी तरह यहाँ पे पहुंचेगा तो ये भी स्ट्रेट लाइन सीधी फॉर्म में मूव करेगा। इस तरह यहाँ पे पहुंचेगा, ये भी v वेलोसिटी से सीधा मूव करना शुरू करेगा, जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। तो स्टूडेंट, ये इनर्शिया के वजह से स्ट्रेट लाइन में तो मूव करता है, लेकिन ये अपनी मोशन को सर्कुलर फॉर्म में क्यों मूव करवाना शुरू करता है या सर्कुलर फॉर्म में क्यों मूव करता है? तो इसके लिए हमारे पास जो जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, ये हमारे पास स्टोन के ऊपर एक फोर्स एक्ट करवाती है या फोर्स एक्ट करती है, जो कि इस स्टोन को सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर करती है। तो इस जो स्ट्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे, जिसको हम Fc से डिनोट करते हैं। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है ये हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करती है और ये ऑब्जेक्ट की मोशन के परपेंडिकुलर होती है। तो इन बातों को आपने ज़हन में रखना है। तो जी स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, तो न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जब ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करती है तो रिएक्शन के तौर पे ये ऑब्जेक्ट भी हमारे हाथ पे एक फोर्स एक्ट करवाएगा, जिसको हम रिएक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के तौर पे जो फोर्स ऑब्जेक्ट हमारे हाथ पे लगाएगा उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो जी स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट जो हमारे हाथ पर फोर्स लगाएगा वो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मिसाल के तौर पे हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसका मैस m है और वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे फाइंड करेंगे? मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है और जिसको हमने स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है। अपने हाथ की मदद से हम इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रहे हैं और ऑब्जेक्ट का मैस m है और v वेलोसिटी से ये मूव करता है। तो हमारे पास ये Fc होगी, यानी हमारा जो स्ट्रिंग इसके ऊपर फोर्स लगाएगा
जिसको सर्कुलर पाथ पे मूव करने पे मजबूर करेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स हम बोलेंगे। तो इस तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को AC से डिनोट करते हैं, वो होगा v²/r। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक Fc जो होगा वो MAC के बराबर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा हमारे पास v²/r। तो इस तरह हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी Fc = mv²/r। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स होगी जिससे बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू करेगी। तो इसी तरह हम आते हैं बुक की तरफ और इस तरह ऐसी सेंट्रीपिटल फोर्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम रीड करते हैं। तो 3.4 टॉपिक है वी कम अक्रॉस मैनी थिंग्स इन आवर डेली लाइफ। जैसा कि हमने रोजमर्रा की जिंदगी में देखा है दैट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ के मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। टेक अ स्मॉल स्टोन, हम एक स्मॉल स्टोन लेते हैं, tie it one end of string and keep the other end of string in your hand। एक एंड से आपने स्टोन को अटैच करना है, टाई करना है, बांधना है और दूसरे एंड को अपने हाथ से पकड़ लेना है। शोन इन फिगर 3.24, जैसा कि उसने 3.24 फिगर में इसको दिखाया हुआ है। जैसे 3.4 ही हम कह देते हैं, 3.24 ये फिगर है हमारे पास। तो लिखा हुआ नाउ रोटेट द स्टोन होल्डिंग द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को पकड़ते हुए हम स्टोन को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं। द स्टोन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो स्टोन जो होगा वो सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू करेगा। द मोशन ऑफ स्टोन विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। तो इस तरह हम स्टोन की मोशन को सर्कुलर मोशन का नाम देंगे। सिमिलरली इसी तरह मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज सर्कुलर मोशन। तो इसी तरह जो मून है हमारा जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है, मूव करता है, वो उसकी मोशन भी सर्कुलर मोशन ही होती है। द सर्कुलर मोशन की उसने हाईलाइट करके डेफिनेशन लिखी है, तो स्टूडेंट ये आपने इसको अच्छी तरह याद करना है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो सर्कुलर पाथ में होती है उसको हम सर्कुलर मोशन का नाम देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। कंसीडर अ बॉडी tied at the end of string, moving with uniform speed in circular path। एक स्टोन की बात करते हैं जिसको टाई किया हुआ है हमने स्ट्रिंग के साथ और वो यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। A body has tendency to move in a straight line due to inertia। inertia की वजह से ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। Then why does the body move in a circle? लेकिन वो कह रहा है तो फिर अगर ये इनर्शिया की वजह स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो फिर ये सर्कुलर फॉर्म में क्यों मूव करता है? अब मैंने आपको पहले बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। तो इसी तरह लिखा हुआ है द स्ट्रिंग टू विच बॉडी इज टाइड, यानी वो स्ट्रिंग जिससे हमने स्टोन को बांधा हुआ है। कीप इट टू मूव इन अ सर्कल, और सर्कल में इसको रखता है बाय पुलिंग द बॉडी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर की तरफ पुल करते हुए, खींचते हुए। तो आगे लिखा हुआ है द स्ट्रिंग पुल्स द बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन, यानी जो स्ट्रिंग इसको पुल करता है वो बॉडी की जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर इसको पुल करता है। एज शोन इन फिगर 3.26, तो इसको 26 फिगर में उसने इसको लिखा हुआ है 2.26, इस डायग्राम को 3.26 लिखता है। तो इसी तरह दिस पुलिंग फोर्स कंटिन्यूसली चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड रिमेन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो इस तरह ये जो पुल करने वाली फोर्स है वो हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है। दिस सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जो सेंटर की तरफ एक्ट करने वाली फोर्स होगी इसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द बॉडी। तो इस तरह सेंट्रीपिटल जो फोर्स होगी वो हमेशा बॉडी के परपेंडिकुलर होगा, बॉडी की मोशन के परपेंडिकुलर होगा। तो हाईलाइट की हुई डेफिनेशन ये भी आपने अच्छी तरह तैयार करनी है स्टूडेंट। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एक फोर्स होती है दैट कीप अ बॉडी
टू मूव इन अ सर्कल, जो कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में घूमने पे मजबूर करती है। लेट अस स्टडी द सेंट्रीपिटल फोर्स इन सम फॉलोइंग एग्जांपल। अब हम सेंट्रीपिटल फोर्स के चंद एग्जांपल्स को बयान करते हैं। फर्स्ट में लिखा हुआ है इसी तरह 3.27 शो स्टोन टाई टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग रोटेट इन अ सर्कल। हम एक एग्जांपल मिसाल के तौर पर एक स्टोन लेते हैं जिसको हम स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है और उसको सर्कुलर फॉर्म में घुमा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। द टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर, जो खींचने की फोर्स होगी, वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इस बॉडी को, इस स्टोन को प्रोवाइड करेगी। इट कीप द स्टोन टू रिमेन इन सर्कल। तो इस तरह ये जो स्टोन होगा वो अपनी बॉडी को सर्कुलर फॉर्म में रखेगा। तो इफ द स्ट्रिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल necessary tension, it break and the stone move away along a tangent to the circle as shown in figure 3.27। तो मिसाल के तौर पे अगर हम इसी स्टोन को लेते हैं, अगर ये स्टोन इस स्टोन को जिस स्ट्रिंग के साथ अटैच किया हुआ है, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग ना हो, इतना ताकतवर ना हो कि जो इसको जितनी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो प्रोवाइड ना कर सके या टूट जाए, तो फिर जो बॉडी होगा, यानी ये स्ट्रिंग अगर टूट जाए तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सर्कुलर फॉर्म यानी सर्कुलर के टेंजेंट के अलोंग आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। तो इसी तरह लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेकंड इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है द मोशन द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। जो मून की मोशन होती है अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है मून को कि वो जमीन के गिर्द, जिसकी वजह से रिवॉल्व करता है। तो इसी तरह सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वेशन फाइंड करने के लिए उसने सपोज किया है कि एक बॉडी हमारे पास जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से v स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर Fc हमारे पास नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो तो तब हम इसकी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं या इसका फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। तो उसने लिखा हुआ है let a body of mass m move with a uniform speed v in a circle of radius r। अगर एक बॉडी जिसका मास m है v वेलोसिटी से v स्पीड से मूव कर रहा है, तो इस तरह उसका जो r होगा, r रेडियस सर्कल में अगर मूव कर रहा है, तो fc हमारे पास होगी द एक्सेलरेशन ac प्रोड्यूस बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स fc इज गिवन बाय, यानी fc सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो ac एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो हमारे पास होगा v स्क्वायर ओवर r। जैसा कि मैंने स्टूडेंट इधर लिखा है ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। उन्होंने लिखा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल ac इज इक्वल टू v स्क्वायर ओवर r। इसको उसने 3.24 इक्वेशन का नाम दिया है। तो इसी तरह आगे लिखा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन द सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज गिवन बाय। तो Fc अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ Fc हमारे पास किसके, यानी Fc इज इक्वल टू होगी m इंटू ac। तो इस तरह अगर हम इसको उसने लिखा हुआ है 3.25 इक्वेशन। अब इसके अंदर AC की वैल्यू को अगर हम पुट करें तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला बनेगा। तो हमारे पास फाइनल फार्मूला बनेगा, पुट किया v स्क्वायर ओवर r को मल्टीप्लाई किया तो Fc इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर है 3.26। अब इस इक्वेशन को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देंगे। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इक्वेशन 3.26 shows that centripetal force needed by a body move in a circle depend on the masses m of the body। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करती है। स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी के स्क्वायर पे डिपेंड करती है। एंड द रेसिप्रोकल टू इट्स रेडियस ऑफ द सर्कल, और सर्कल के रेडियस के रेसिप्रोकल पे डिपेंड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये था हमारा टॉपिक सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, और इसके नीचे बयान किया हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जैसा कि मैंने पहले बताते हुए एक्सप्लेन करते हुए स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी कि अगर बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है तो
तो स्ट्रिंग इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जो कि सर्कल में इसकी बॉडी की मोशन को रखता है, वो Fc होती है। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक जो रिएक्शन के तौर पे जो इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगी उसको रिएक्शन के तौर पे फोर्स एक्ट करेगी उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। लिखा कंसीडर अ स्टोन शोन इन फिगर 3.28 टाई टू अ स्ट्रिंग मूविंग इन अ सर्कल। अगर हमने स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है और वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ऑन अ स्टोन, जो स्टोन के ऊपर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करती है थ्रू स्ट्रिंग के जरिए दैट कीप इट टू मूव इन अ सर्कल, जिसकी वजह से बॉडी सर्कुलर फॉर्म में मूव करता है। अकॉर्डिंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स, इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक रिएक्शन इसके ऊपर एग्जिस्ट करेगा, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड इन is sometime called the centrifugal force, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के रिएक्शन के तौर पे जो फोर्स एक्ट करती है इस हाथ पर, तो उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम देंगे।